नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस और उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में कैसे काम में लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव थ्योरीज का और रिसर्च का मैं प्रोसेस पहले करवा चुका हूं। इन दिस वीडियो वी आर डीलिंग अबाउट द रिसर्च प्रोसेस फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च, विच वन होचे क्वालिटेटिव रिसर्च। सो द हेडिंग इज क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है इसे फ्लेक्सिबल रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल रिसर्च। मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता, यानी इसके अंदर नो न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा जहां होते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, और ये है क्वालिटेटिव। इसका मतलब इसमें जो भी बात बताई जाएगी इन नरेशन, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका वर्णन होगा, उसका विस्तृत वर्णन होगा। तो इसको आप जैसे चाहो वैसे आप इसका प्रोसेस को और इसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा हार्ड रूल्स नहीं है इसके अंदर, और बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या नहीं होता, डाटा की बात नहीं होती। तो इसलिए द रिसर्च इज नॉन एज फ्लेक्सिबल रिसर्च। बेटा क्या कहते हैं इसको? फ्लेक्सिबल रिसर्च। इस रिसर्च प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया। आपने कहा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया का मतलब क्या है सर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि द ब्रॉड एरिया इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसके बाद उसे नैरो करते हैं, और नैरो करने के बाद उसमें से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप रिसर्च प्रोसेस का क्वांटिटेटिव वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है बच्चों। इसमें हम जो करेंगे, हम इसमें भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेंगे, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा लेंगे जिसके अंदर हम नरेशन का यूज कर सकें, डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकें। इसमें हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे जिसमें मुझे न्यूमेरिकल डाटा या मुझे नॉलेज किसी की जरूरत पड़े, ठीक है बच्चे। तो आप इसमें जो स्टेटमेंट ले रहे हो दैट शुड फ्रॉम द नैरो, वो आपको कहां से लेना है? नैरो। मतलब आप एक बात समझो, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बहुत सारा सैंपल नहीं ले सकते, इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको नैरो लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं हो, एक पॉइंट टू पॉइंट हो। आपने कहा जैसे सपोज करो फीमेल फेटिसाइड के बारे में बात कर रहे हो, तो फीमेल फेटिसाइड के बाद उनकी जो माएँ हैं जिनका फीमेल फेटिसाइड कराया गया है, उनके ऊपर क्या इमोशनल और साइकोलॉजी का चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करनी है। तो दैट इज फॉर द साइकोलॉजी। विच वन इज दैट इज द विच वन प्रॉब्लम है कौन सी बच्चे? दैट इज क्वालिटेटिव। कौन सा बेटा? क्वालिटेटिव। तो ये नैरो भी हो सकता है और ये ब्रॉड भी हो सकता है। सो वो आप एक बार देख लेंगे, कोई सा भी हो सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। और नहीं आप इसे एंड कर सकते हैं, बेटा, नैरो एंड ब्रॉड। गुड। फॉर्मुलेटिंग ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं पर्पस। मैंने पहले बता चुका हूं पर्पस, इसका मतलब है कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हो, वाई, क्या चाहते हो आप इस रिसर्च से। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट इन द एना अगर आपने ऑब्जेक्टिव चार लिए हैं तो चारों ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए एनालिसिस वाले फेज के अंदर। क्लियर है? तो जितने ऑब्जेक्टिव आप लोगे उतनी ऑब्जेक्टिव का आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। तो ये बात आप पहले सोच लेना कि आप कितने ऑब्जेक्टिव लेने वाले हो, कि आप क्या चाहते हो अपनी रिसर्च से, ठीक है बेटा। और इसी के अंदर मैं पहले बताया था ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो वही ऑलमोस्ट सेम होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला। कुछ चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा, मेन चेंजेस, ठीक है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन हम यहां भी देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन डेफिनेशन, यानी उस वर्ड का जो स्टेटमेंट के अंदर आया है उसका आपकी रिसर्च के हिसाब से क्या मीनिंग या क्या डेफिनेशन आता है, उसे ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। गुड। आपने कहा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको पता है कि जो भी आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो डाटा अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग डाटा मान लो आप इसको, एग्जिस्टिंग रिलेटेड डाटा, मतलब कि आपकी रिसर्च से संबंधित जो भी डाटा पहले से अवेलेबल है वो सब आपके लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है बच्चों। फिर भी कुछ बातें बता देता हूं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में। एक अच्छा रिव्यू जो होता है, एक गुड रिव्यू, गुड रिसर्च लिटरेचर इज गुड गाइड। एक अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक अच्छा गाइड होता है, मतलब कि वो आपको गाइड करता है थ्रू आउट द होल रिसर्च प्रोसेस। क्योंकि आप पुराने लोगों की रिसर्च को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि मैं अपनी रिसर्च में कौन सा मेथड यूज करूं, क्योंकि जो उन्होंने यूज किया है आप उसको यूज कर सकते हो अलग तरीके से। रेप्लिकेशन शुड नॉट बी देयर। इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपको यह पता चल जाता है कि सेम टू सेम स्टडी करना मना है। आपके माइंड में कोई भी टॉपिक आया और आपने उससे रिलेटेड रिव्यू देखना चाहा, और जैसे ही आपने गूगल पर लिखा आपको सेम टॉपिक मिल गया, देन चेंज इट। क्योंकि ये अगर आप सेम टू सेम करोगे दैट इज प्लगरिज्म, और प्लगरिज्म जो होता है इट्स नॉट अलाउड इन रिसर्च।
तो रेप्लिकेशन या प्लगरिज्म जो होता है, प्लगरिज्म वो आपको अलाउ नहीं है, कॉपी करना अलाउ नहीं होता। ठीक है बच्चा, तो स्टेटमेंट सेम नहीं, मिलता जुलता चलेगा, सेम स्टेटमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, सो आपको रिव्यू से पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट सही लिया है या नहीं लिया है। रिव्यू अच्छा मिलेगा तो आप स्टेटमेंट बना लेना, नहीं तो आप रिव्यू को चेंज कर लेना। क्लियर बच्चे, गुड। एंट्री ऑफ रिसर्च सेटिंग, आपका मतलब सेटिंग, सेटिंग का मतलब वो नहीं है जहां आप सोच रहे हो, सेटिंग का मतलब होता है एरिया। सेटिंग का मतलब होता है एरिया यानी लोकेशन। आप इस स्टडी को कहां पर कर रहे हो वो उसकी सेटिंग कहलाती है, और सेटिंग का क्लियरली पता होना चाहिए। तो सेटिंग को डिसाइड कर लो, क्योंकि सेटिंग हम अपनी कंडीशन के हिसाब से करते हैं। जो मुझे फेवरेबल कंडीशन लग रही है, जो मुझे कहीं और मिल जाती है, तो उसको मैं अपने लिए सेटिंग बना लेता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए इजिली असेसेबल है। सपोज करो अगर मैं रिसर्च को मैं जयपुर में कर सकता हूं, देन व्हाई आई वेंट फॉर बीकानेर। फिर मैं बीकानेर क्यों जाऊंगा, क्योंकि मैं जो कन्वीनियंट हूं वो मैं जयपुर में कन्वीनियंट है मेरे लिए। तो जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से आप लेना, और सेटिंग का सिलेक्शन पहले ही होना जाना चाहिए, क्योंकि आपका सेटिंग ये बताएगा कि आपको कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी सेटिंग आपके लिए फेवरेबल है तो ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे, पर अगर सेटिंग बदल जाती है तो आपको रिसोर्सेज ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो सेटिंग का मतलब वो एरिया है जहां पर रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, यानी जहां पर कंडक्ट हो रही है आपकी रिसर्च, यानी आपकी रिसर्च जहां कंडक्ट की जाती है वो एरिया, वो लोकेलिटी, वो कहलाता है सेटिंग। तो सेटिंग के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, और आप सेटिंग डिसाइड कर लो कि मैं अपनी स्टडी यहां करूंगा। आपने कहा ठीक। उसके बाद आपने कहा और बताओ, इन दैट द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन। आपने कहा डिजाइन यहां वो डिजाइन नहीं होती है जहां मैंने आपको बताया था, मैंने जब पढ़ाया था क्वांटिटेटिव, मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंट डिजाइन। इन द एक्सपेरिमेंट डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंट, क्वासी, वो सब यहां यूज नहीं होती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन अलग होती हैं, और वो डिजाइन कौन कौन सी हैं? बहुत सारी डिजाइन है, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। फिनोमिनोलॉजिकल, ठीक है बच्चे, फिनो केस स्टडी, ये जो है ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, ये सब हैं डिजाइन। ये क्वालिटेटिव रिसर्च की डिजाइन, और भी बहुत सारी हैं। ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिसर्च डिजाइन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहां पर आप वो यूज नहीं कर सकते कि एक्सपेरिमेंट है, कि नॉन एक्सपेरिमेंट है, कि ट्रू एक्सपेरिमेंट है, क्वासी है। नो, दैट इज ओनली फॉर पर्टिकुलर फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च। For the qualitative, I need some different type of design. The name of design, the phenomenological, case study design, grounded theory design, and ethnography और historical, ये भी है, historical भी आप काम में ले सकते हो। तो historical design, ये सब डिजाइन में से आपको कोई एक चुनना है। कौन सा चुनना है वो आप अपने स्टेटमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी डिजाइन चुनना चाहिए। और मैं पहले कह चुका हूं, गुड रिसर्च डिजाइन इज ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट होता है किसका? रिसर्च का। आपकी डिजाइन डिसाइड करती है कि आपकी रिसर्च किस प्रकार चलेगी। तो आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा सिलेक्टिंग ऑफ द रिसर्च डिजाइन भी हो गया। देन आफ्टर सेलेक्ट ए स्मॉल सैंपल साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, कौन सा बेटा? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। आपसे पूछा जाए सर सैंपल का जो साइज है, सैंपल का जो साइज है, सैंपल साइज कहां ज्यादा होता है? सैंपल साइज ज्यादा होता है क्वांटिटेटिव में और कम होता है क्वालिटेटिव में। इसका रीजन मैं बता देता हूं। क्वालिटेटिव में सैंपल डिजाइन कम, सैंपल डिजाइन, सैंपल जो साइज है वो कम क्यों होता है? सैंपल साइज कम हो रहा है इन क्वालिटेटिव। आपसे एक वर्ड बोला था मैंने, वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय नरेशन, और आप इसका क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन। क्या करोगे बच्चे? डिस्क्रिप्शन करोगे। अब मुझे बात सुनो, जब नरेशन की बात आ गई है, आपने भी देखा होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जीएनएम और बीएससी में, पर जो निबंधात्मक प्रश्न है यानी इजी राइटिंग, यानी कि जो बड़े हैं क्वेश्चन है, वो 2 ही 3 आते हैं। क्योंकि जब आपको चीज बड़ी बतानी होती है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कम रखते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर सैंपल साइज आपको हर एक सैंपल से डिटेल में बात करनी है, जब आपको हर सैंपल से डिटेल में बात करनी है तो फिर आप ज्यादा सैंपल यूज नहीं कर सकते, आपको कम सैंपल यूज करने पड़ेंगे। तो आपने कितना है? 10 से 15 सैंपल काफी होते हैं, इतने कम। हाँ, और आप ले सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है सैंपल कम लेना, क्योंकि मुझे हर सैंपल में टाइम ज्यादा लगेगा, नरेशन ज्यादा होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, बहुत सारी चीजें मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो डिटेल में बात करने में टाइम लगता है। इसलिए आप ये फिक्स करो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव के कंपेयर में सैंपल साइज कम होता है। किसके अंदर? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सैंपल साइज छोटा होता है।
तो सैंपल साइज मैंने ले लिया। सैंपलिंग आपने कोई से तरीके से ले ली, सैंपलिंग में बता चुका हूं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, वो आप सैंपलिंग तरीके से यूज करके आप सैंपल साइज छोटा सेलेक्ट कर लो, किसके लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। ओके सर, कर लिया। एस्टैब्लिश एथिकल कंसिडरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात सुनना, एथिकल, आपने का कॉन्फिडेंशियलिटी नाम सुना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये नाम सुना है आपने, और एक वर्ड सुना है प्राइवेसी। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक फैमिली में, एक गांव है जहां पर मोस्टली जो फैमिली वाले हैं वो फीमेल फिटिसाइड कराते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड उस गांव में काफी होता है। और यू वांट टू स्टडी ऑन द मदर हु अंडरवेंट फीमेल फिटिसाइड, आप ऐसी मां की स्टडी करना चाहते हो जो कि जिसका परिवार ने प्रेशर से क्या कराया, फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या कराई, एबॉर्शन करा दिया। अब सपोज करो इतनी अपने घर की प्राइवेट बात अगर कोई मां आपको बता रही है, then it should be your responsibility then maintain the confidentiality and privacy of the things। कॉन्फिडेंशियलिटी जो बतानी है वो इंडिविजुअल की बतानी है, और प्राइवेसी जो रखनी है वो डाटा की रखनी है। ये बात याद रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी इंसान की रखी जाती है और प्राइवेसी डाटा की रखी जाती है। तो अगर आपसे कहें दोनों सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, बट डिफरेंस ये है कि प्राइवेसी इंफॉर्मेशन की होती है और कॉन्फिडेंशियलिटी इंसान की होती है जिसने आपको इंफॉर्मेशन दी है। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी, तो ये आपने अच्छे से निभाया है नहीं निभाया ये आप ध्यान रखना। तो जितने भी एथिकल चीजें हैं उनका पहले से आप एप्लीकेशन देख लेना कि इस कंडीशन में मुझे कौन कौन सी एथिकल प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ सकता है, तो वो सब एथिकल चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, और आपको पता ही है एथिकल चीजों के बारे में बात करने के लिए एथिकल कमेटी होती है, और वो एथिकल कमेटी जो होती है वो आपके एथिकल एस्पेक्ट को चेक करती है कि कहीं आपकी स्टडी से किसी भी एथिकल रूल का वायोलेशन तो नहीं हो रहा। बहुत सारे एथिकल रूल्स होते हैं और बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल होते हैं। एथिकल प्रिंसिपल और एथिकल, आपने कहा ठीक है बताना एक बार, मैंने कहा एथिकल प्रिंसिपल एंड एथिकल्स रूल, इनको फॉलो करना कंपलसरी है। तो ये आप डिसाइड कर लेना कि प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने कहा एस्टैब्लिश एथिकल कंसिडरेशन, गुड। आफ्टर प्लानिंग टूल फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का आप टूल बता रहे हो। अब मैं आपसे पहले कह चुका हूं न्यूमेरिकल डाटा इसमें है नहीं, तो क्वेश्चन आयर का मतलब तो वैसे ही नहीं है, चेक लिस्ट का मतलब वैसे भी नहीं है। तो आपने कहा सर कैसे कर सकते हैं आप इसमें आपको डाटा लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू के तरीके से, इंटरव्यू इज द मेथड बाय विच यू कैन कलेक्ट द मोर एंड मोर डाटा। आप इंटरव्यू करके देखो, इंटरव्यू से जो डाटा लिया जाएगा, आपसे पूछा जाए क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है वो कौन सा है, आंसर इंटरव्यू। इंटरव्यू सबसे बेटर होता है। इंटरव्यू के बाद आप चाहो तो ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो, आप वहां पर ऑब्जर्वेशन भी काम में ले सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाए कौन सा है, आंसर है इंटरव्यू। क्लियर है? तो इंटरव्यू आपने कहा सर सपोज करो आई वांट टू स्टडी अबाउट द कल्चर, मैं कल्चर के बारे में जानना चाहता हूं वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। आई वांट टू असेस द कल्चर प्रैक्टिस ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, देन विद हुम आई हैव टू टॉक। मुझे किससे बात करनी चाहिए? देन ऑब्वियसली की इन्फॉर्मेंट, आपने कहा मतलब की इन्फॉर्मेंट, मतलब जो उस कल्चर, उस कम्युनिटी का जो मुखिया होता है, की इन्फॉर्मेशन वाला यानी कि सबसे मुख्य आदमी, उससे बात करो, वो आपको उस कल्चर के बारे में हर जानकारी देगा। तो आप ये देख लेना कि आपको डाटा कलेक्शन कैसे करना है, इंटरव्यू से करना है, ठीक है। बात किससे करनी है? की इन्फॉर्मेंट से, जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बातें बताएगा। आपको डाटा भी क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो आपने कहा ठीक है, प्लानिंग फॉर टूल कलेक्ट डाटा कलेक्शन हम लोग कर लेंगे। आफ्टर दैट कलेक्टिंग डाटा, डाटा कलेक्ट होगा, डाटा रिटर्न लिखा होगा। डाटा जो लिखा जाएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, मैं पहले कह रहा हूं। डाटा जो लिखा जाएगा दैट इज द डिस्क्रिप्शन। किसमें लिखा जाएगा बच्चे? डिस्क्रिप्शन, या उसका क्या होगा, आंसर है नरेशन। तो डिटेल हम उसमें देखेंगे, और जो डाटा है वो डिटेल में लिखा जाएगा। और डिटेल में डाटा हम जब लेते हैं तो उसमें से हमें कुछ की पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो डाटा टोटली डिटेल होगा। ऐसा नहीं करोगे कि उसकी नॉलेज कितना है, कि स्कोर 15 आ रहा है, कि 18 आ रहा है, कि 19, वैसा नहीं है। जो सैंपल बोलता जाएगा आप वो लिखते जाओगे, चाहे वो कैसा भी बोल रहा हो, उसके वर्ड को एज इट इज लिखते जाओ। यही है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। क्लियर है? कलेक्टिंग डाटा के बाद ऑर्गेनाइज डाटा फॉर द एनालिसिस। अब ऑर्गेनाइज मुझे टेबल में तो मैं कर नहीं सकता, बिकॉज डाटा है वो इज नॉट पॉसिबल इन द टेबल। तो आप इसे कैसे करोगे? आप उस डाटा को अरेंज कर लो कि किससे मैंने कब बातें की हैं, कौन से दिन मैंने बातें की हैं, किस किस से मैंने बातें की हैं। तो आप इसे एनालिस्टिंग करके कि कहां कहां से आपने इंफॉर्मेशन ली है, किस किस ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, और कब कब आपने इंफॉर्मेशन ली है, इन सब का आप एक ऑर्गेनाइज करके जो भी आप बनाना चाहते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहते हो, कोडिंग में लिखना चाहते हो, जैसे आप लिखो, पर आपको लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें टेबल नहीं बनती हैं।
टेबल और डायग्राम नहीं बनते हैं किसके अंदर, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। सो इसका मतलब है आपको ऑर्गेनाइज डाटा करना है तो डाटा शुड बी ऑर्गेनाइज इन द पैराग्राफ और इन द विद द कोडिंग। ठीक है बच्चे, टेबल में और डायग्राम में ये डाटा नहीं जमेगा। आपने कहा ओके। देन आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आपको उस जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वांटिटी चेक नहीं करनी है, उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी। क्या चेक करनी है? क्वालिटी। तो उस डाटा इंफॉर्मेशन के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुझे डाटा मिला है उसका क्या रिजल्ट आया है। कि मतलब सपोज करो मुझे उसका बिहेवियर चेंज चेक करना था, साइकोलॉजिकल फैक्टर चेक करने थे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चेक करना था, किसके बारे में? आंसर है रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो रिसर्च प्रोसेस जो क्वालिटेटिव में है उसमें आपको जो डाटा इंटरप्रेटेट करना है और एनालिसिस करना है वो आप तब करोगे जब आपके पास सारा डाटा होगा। और आपको कैसा फील हुआ कि ये डाटा जब मैंने लिखा था तब मुझे ये फील हुआ द मदर इज हैविंग एक्सेसिव मेंटली ट्रॉमा ड्यू टू द फीमेल फिटिसाइड, या मदर उसको नॉर्मली ले रही है, या मदर को बहुत बुरा असर पड़ा है, वो सब आपका उस नरेशन को सुनने के बाद आपका डिसीजन है। यही एनालिसिस है इसका। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई टेबल नहीं आएगी, कोई काय स्क्वायर टेस्ट नहीं आएगा, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होगा। इसमें आप जो उस नरेशन के बाद जो आपको लग रहा है वही आपने अपने माइंड में जो टूल सेट कर रखा है उससे मैच करके आपको बताना कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा उसको है। तो आपने कहा ठीक है, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डाटा भी देख लेंगे और उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जो भी रिसर्च आई है उसके रिजल्ट को मैंने पहले कहा था फैलाना, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी आपका रिजल्ट आए, फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, गलत आए, गलत तो होता ही कुछ नहीं है रिसर्च में, या तो पॉजिटिव आता है या वो रिजल्ट नेगेटिव आता है। आप जैसा भी आ रहा है आप अपने रिसर्च, अपने रिजल्ट को पब्लिश जरूर कराएं, क्योंकि पब्लिश करने के बाद वो सबको मिलेगा और जब सब उसके बारे में जानेंगे तो सबकी नॉलेज अपडेट होगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मतलब फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज में चेंज होता है एंड दैट इज वेरी गुड। कैसे करते हैं डिसेमिनेशन में बता चुका हूं, चाहो तो जर्नल में पब्लिश करा सकते हो, ओरल रिपोर्ट बना सकते हो, पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे सकते हो, वर्कशॉप कर सकते हो, इंटरनेट पे डाल सकते हो, कैसे भी करके ज्यादातर लोगों को आपकी रिसर्च का रिजल्ट पता चलना चाहिए। सो दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने एक बात नोट की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस स्टेप में क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप के कंपेयर में कुछ चीजें मिसिंग है। आपने कहा क्या? एक तो इसमें आपको नहीं मिला लैक ऑफ, इसमें है लैक ऑफ हाइपोथेसिस। क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते, इसलिए इस क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनाने वाला स्टेप नहीं है। क्लियर है? दूसरा, इसमें लैक ऑफ पायलट स्टडी, इसके अंदर आपने नोट किया होगा पायलट स्टडी भी हमने यूज नहीं की है, रिहर्सल नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो पायलट स्टडी भी नहीं है। और इसके अंदर लैक ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसके अंदर मुझे नहीं मिला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये तीन चीजें मिसिंग, और भी खूब सारी चीजें मिसिंग होती हैं जो स्टेप के हिसाब से तीन चीजें मिसिंग हैं। एक तो इसमें हाइपोथेसिस नहीं होता, टेस्ट नहीं करते, दूसरा इसमें पायलट स्टडी रिहर्सल नहीं करते, और थर्ड वन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का यूज नहीं होता। सो दैट इज द सम डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। अब एक बात मेरी बड़े ध्यान सुनना, इफ द एग्जामिनर आस्क अबाउट द रिसर्च प्रोसेस और वो नहीं बोले क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, देन प्लीज गो विद द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वांटिटेटिव, अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो आपको क्वांटिटेटिव वाले का आंसर सही मानना है। वैसे वो कहेगा कि रिसर्च प्रोसेस क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव तो बात अलग है, पर अगर वो नहीं कहे देन प्लीज गो विद द क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। इसके अंदर जो क्वालिटेटिव है इसके अंदर ये स्टेप्स नहीं होते हैं, बाकी सैंपल साइज छोटा होता है, डिजाइन अलग होती हैं, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन भी अलग होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ब्रॉड होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ कंप्लीट हुआ रिसर्च प्रोसेस फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च।